नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जिस विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं, देखिए जो आस्तिक हैं, जो भगवान पे आस्था रखते हैं, जो अपने अपने ईश्वर पे आस्था रखते हैं, वो मेरी बात से शायद कोई मतलब निकालें। जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनसे मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। ये बातें जो मैं कर रहा हूं, ये अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ईश्वर पे विश्वास है। किसी को हो ना हो, मैं उससे बुरा नहीं मानता, वो उनकी इच्छा, ये मेरी इच्छा। मुझे ईश्वर पे विश्वास है। मैं सनातनी हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या अभी 4 तारीख को जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण की। अभी उस बात को मात्र 10 दिन हुआ है। इन 10 दिनों के अंदर जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जो परम पिता है, वो क्या इंडिकेटर्स दे रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, और क्या हम लोगों को प्रभु के इस जो संकेतक हैं उनसे कुछ सबक सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार बनी, एनडीए के लोगों की मीटिंग बुला ली गई, एनडीए वालों से समर्थन के पत्र ले लिए गए। जो बीजेपी की खुद की संसदीय दल है, उसकी अभी तक बैठक नहीं हुई, उसमें अभी तक मोदी जी नेता नहीं चुने गए, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पुराने सारे मंत्रियों को वही पुराने विभाग सौंप दिए, अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दे दिया, राजनाथ सिंह जी को डिफेंस दे दिया, जयशंकर जी को विदेश विभाग दे दिया, वित्त मंत्री का पद भी पुरानी वित्त मंत्री को दे दिया, निर्मला सीतारमण जी को। मतलब अपने जो पुराने बड़े बड़े विभाग थे वो अपने दल के लोगों को बांट दिया। और टीडीपी है, जेडीयू है, बाकी एकनाथ शिंदे हैं, बाकी जितने भी दल हैं, उनको छोटे छोटे झुंझुने पकड़ा दिए और उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिए। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। हम लोगों ने तो चलिए जो आलोचना की, समालोचना की, किसी ने इसका प्रशंसा की, किसी ने आलोचना की, हम लोग तो चलिए मानव हैं। भगवान क्या इंडिकेशन दे रहा है, प्रभु क्या इंडिकेशन दे रहा है? जो शंकराचार्य महोदय ने कहा था, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, जिनको हम परम पूज्य मानते हैं, और जो सनातन धर्म की नींव जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी, उनके अनुयायी हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलते हैं और हम उनके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में वेदों का अपमान हुआ है, शास्त्रों विरुद्ध काम हुआ है, और जिस प्रकार से अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका दुष्प्रभाव समाज को, देश को देखना पड़ेगा, क्योंकि राजा के कर्मों का फल, प्रतिफल सबको, जनता को और समाज को झेलना पड़ता है। उन्होंने आगाह किया था, लेकिन बहुत लोगों ने उस समय उनकी बात नहीं सुनी। देखिए, आज 19 जून हो गई है, बल्कि 20 जून, जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे 20 जून हो गई होगी। इस बार जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो हम लोगों ने कई वर्षों में नहीं देखी थी, वो हमें देखने को मिल रही। इतना टेम्परेचर हो गया है कि आदमी ही तो आदमी, जानवर भी सरवाइव करने में मुश्किल हैं, और जीव जंतु बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से, मौतें हो रही हैं लू लगने की वजह से, और पानी का कहीं नामो निशान उत्तर भारत में नहीं है। इतनी गर्मी, जो लोग जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री भी जा रहे हैं, वो बता रहे हैं, वहां भी रास्ते में इतनी ज्यादा गर्मी है कि एसी फेल हो रहे हैं कार के। और पानी की बोतलें, जो लोग बिचौलिए हैं, जो वो 60-60, 70-70, 100-100 रुपए में पानी की बोतल बेच रहे हैं, आम जनता का शोषण हो रहा है। सड़कों के किनारे हमारे जमाने में जो नल लगे होते थे, पानी की व्यवस्था होती थी, सब खत्म हो गई है। आदमियों के लिए भी खत्म हो गई है, जानवरों की भी खत्म हो गई है। आधुनिकीकरण के नाम पर आपको कहीं पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं देखने को मिलता है। केवल बोतल का पानी खरीद कर आप पानी पी सकते हैं और लू से बच सकते हैं। और गरीब आदमी और अल्प मध्यम वर्ग का आदमी
कैसे 20 रुपए और 18 रुपए की बोतल खरीद के अपने को लू से बचाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्या यह भगवान का संकेतक है? यह भगवान एक संकेत दे रहा है कि जिस प्रकार से मर्यादाओं का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से अब मंत्रियों की बात की जाए, बड़े बड़े मंत्रालयों की बात की जाए, गृह मंत्रालय का सबसे पहला काम यह है कि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। मोहन भागवत जी ने कह दिया, उनके मुखपत्र ने कह दिया, इंद्रेश जी ने कह दिया, डायरेक्टली कह दिया, इनडायरेक्टली कह दिया। मणिपुर में 13 महीने से जिस प्रकार से हिंसा भड़की हुई है और वो हिंसा रुक नहीं रही है, इतना विभत्स रूप उस हिंसा ने धारण कर लिया है हिंदुस्तान के अंदर, एक सीमावर्ती इलाके में, सीमावर्ती राज्य में, कि वहां पे एक समाज के लोग दूसरे समाज के यहां नहीं जा सकते, दूसरे समाज के लोग पहले समाज के यहां नहीं आ सकते। ये दुर्व्यवस्था हो गई है हमारे देश के अंदर, और गृह मंत्री महोदय उसको सॉल्व करने के लिए अपने को अक्षम पा रहे हैं। कई मीटिंग कर चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के बारे में। कभी बोला था संसद के बाहर कुछ 5 सेकंड का एक बाइट दिया था। तो क्या ये गृह मंत्री जी का, जिनको दोबारा गृह मंत्री बनाया गया है, माननीय मोदी जी को अगर किसी योग्य आदमी को गृह मंत्री बनाते, जिस आदमी को बनाते जो कि कम से कम देश की, राज्यों की कानून व्यवस्था को सुधार पाता, 13 महीने से मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है और गृह मंत्री महोदय उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। और वहां उनके भक्त लोग कहते हैं कि वो चाणक्य हैं, आधुनिक चाणक्य हैं। अगर चाणक्य आज जीवित होते तो मणिपुर को इस तरह 13 महीने तक जलने देते क्या? जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी हुई है और श्रद्धालुओं की मौत हुई, हमारे सेना के जवानों के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं, अगर आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो ये आखिर गलती किसकी है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की तो गलती है नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गलती तो है नहीं। और ये सबको पता है कि सीमावर्ती इलाके में 50 किलोमीटर तक का रेंज सारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होता है। वहां किसी स्टेट की पुलिस का दखल नहीं होता है, वो सब सीआरपीएफ, बीएसएफ और इन लोगों के पास होता है। तो ये आतंकी हिंदुस्तान के अंदर आ कैसे जाते हैं और हमारे वीर जवानों की शहादत कैसे कर देते हैं? आरडीएक्स हमारे देश के अंदर कैसे आ जाता है और हमारे वीर जवानों की शहादत कैसे हो जाती है? क्या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारी गुप्तचर व्यवस्था और हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारा देश इतना ज्यादा असुरक्षित हो गया है कि आतंकी आके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आक्रमण कर देते हैं? कश्मीर को छोड़िए, जम्मू के अंदर आक्रमण कर देते हैं, जो हमेशा से पीसफुल स्टेट था। छत्तीसगढ़ के अंदर सत्तामी समाज के साथ जैसा हुआ और जिस प्रकार का उग्र आंदोलन उन्होंने किया, अभी उड़ीसा में गिने चुने 4-5 दिन पहले ही सरकार बनी है और वहां पे हिंदू मुसलमान राइट शुरू हो गए। अरे देश के गृह मंत्री जी का काम है, हिंदू मुसलमान से उन्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो देश के गृह मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है हिंदुओं के गृह मंत्री नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। कि जिस प्रकार से सत्तामी समाज आहत है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस प्रकार से उड़ीसा के अंदर ये हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए हैं, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये आक्रमण हो रहे हैं, ये क्या संकेतक हैं? और ये 10 दिन के अंदर की स्थिति है, आगे क्या होगा? तो माननीय गृह मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और प्रूव करें कि आप आधुनिक चाणक्य हैं। मणिपुर के अंदर यह स्थिति हुई कि एक समय था वहां पे जय वीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, और कहा जाता था कि मान झगड़ा इसलिए कराया गया कि मैती जो है वो मेजॉरिटी में हैं और कुकी जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, पहाड़ों के अंदर हैं, ये हिंदू हैं वो क्रिश्चियंस हैं, इसलिए इस मकसद से कि हिंदू क्रिश्चियन राइवलरी हो जाए और हिंदुओं के वोट गैदर कर लिए जाएं और सीटें जीत ली जाएं। क्या फल मिला? जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए
दोनों सीटें मणिपुर की, चाहे कुकी समुदाय की सीटें हों चाहे मैती समुदाय की सीटें हों, वो कांग्रेस ने जीतनी। इसका माने देश का समाज, देश का कोई भी समाज, कोई भी धर्म अशांति नहीं चाहता है, वो झगड़े नहीं चाहता है, वो बवाल नहीं चाहता है, वो मोहब्बत चाहता है, वो प्रेम चाहता है। ये तो हुई गृह मंत्रालय की बात। दूसरे मंत्रालय में आइए, एक अश्विनी वैष्णव साहब हैं, आईएएस अफसर थे, माननीय मोदी जी के प्रिय रेलवे मिनिस्टर हैं। जेडीयू वाले चाहते थे कि रेल मंत्रालय, जैसे पहले भी रेल मंत्रालय बिहार को मिला था, रेल मंत्रालय उनको मिले, लेकिन रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव साहब को दिया गया। अश्विनी वैष्णव साहब गुजरात काडर के आईएएस हैं शायद, और मोदी जी के बड़े प्रिय हैं। जब वो पिछले कार्यकाल में भी रेल मंत्री थे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं। लाल बहादुर शास्त्री एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके याद करते हैं तो देश का मस्तक ऊंचा हो जाता है, कि जहां एक दुर्घटना होने पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अश्विनी वैष्णव साहब को इतना योग्यता उनकी मानी प्रधानमंत्री महोदय ने कि अगली बार फिर रेल मंत्री बना दिया, जबकि पिछले कार्यकाल में भी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, और वो आए और 5 दिन के अंदर एक बड़ी रेल दुर्घटना दार्जिलिंग के पास हो गई, 9 लोगों की मृत्यु हो गई। पिछली बार गए थे तो रेल के अंदर से घुस रहे थे, फोटोशॉप हो रहा था। इस बार गए तो मोटरसाइकिल में चल रहे थे और बिना हेलमेट पहने चल रहे थे, देश के कानून का धता बताते हुए बिना हेलमेट पहने घूम रहे थे, फोटो शूट करा रहे थे। ये हमारे देश के गृह मंत्री महोदय हैं और एक देश के रेल मंत्री महोदय हैं। फिर देश के अंदर एक शिक्षा मंत्री बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा के रहने वाले हैं। विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें 24 लाख देश के युवा बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है, नीट की परीक्षा, जिसमें प्री मेडिकल अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो एग्जाम देते हैं, एक सेंट्रल एग्जाम होता है, जिसके बाद क्वालिफाई करने के बाद उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। खुलेआम उसमें बेईमानी हुई है, पेपर बिके हैं 40-40, 50-50 लाख में बिके हैं। जो बच्चे इंटरमीडिएट में पास नहीं हो पाए वो 720 में 720 नंबर पा गए हैं, और जो अपनी मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको 660-607 नंबर मिले, अपने बलबूते पर जिन्होंने पेपर नहीं खरीदा, उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। कहा गया झज्जर के अंदर साहब, कहा गया, कहानी बताई गई, पहले धर्मेंद्र प्रधान जी जो एचआरडी मिनिस्टर की शपथ ली उन्होंने, 2 दिन के बाद उनसे पूछा गया, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई घटना नहीं है, होगा, काउंसलिंग होगी। और उसी के 4 दिन के बाद स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ गड़बड़ी कुछ है, हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं। अरे जब महाराज बिना सोचे समझे, बिना पता चलाए आपने बोल दिया था कि कोई दोषी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो आप किस दोषी को सजा दिलाएंगे? और आपको बिना जांच के, एक मंत्री हैं आप, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, बिना जांच के आपने निर्णय ले लिया कि कोई गड़बड़ी नहीं। झज्जर के अंदर पता चला कि कहा गया कि साहब वो पेपर लेट हो गया था, शुरू हो गया था, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। जब पता चला कि 720 में से 718 और 719 नंबर कैसे मिल गए बच्चों को, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकते, वो मैथमेटिकली अरिथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। भाई 720 में अगर एक नंबर, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 4 नंबर कट जाएंगे, और अगर गलत नहीं किया तो 720 के 720 मिलेंगे, 718 और 719 कैसे मिल जाएंगे? पहले तो हवा में उड़ाते रहे बात को, जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, दबाव पड़ा, कोर्ट केसेस हुए, जिरह हुई, तो कहने लगे साहब ने ग्रेस मार्क्स दिए, और ग्रेस मार्क्स इस आधार पे दिए हैं कि किन्हीं कारणों से पेपर टाइम पे शुरू नहीं हो पाया था, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये अच्छी है कि उन्होंने नया रास्ता दिखा दिया है हर एग्जामिनेशन में। आगे इन्विजिलेटर को पैसा देंगे लोग, जाके एग्जाम को लेट शुरू कराएंगे और बिना पेपर अटेम्प्ट किए हुए ग्रेस मार्क्स लेके क्वालिफाई कर जाएंगे। जब झज्जर की उन प्रिंसिपल साहिबा से बात की गई, उन्होंने हमारे तो पेपर लेट शुरू ही नहीं हुआ,
हमारे यहाँ तो बिल्कुल टाइमली पेपर शुरू हुआ, हमारे सीसीटीवी में भी है और एग्जाम कराने वालों के सीसीटीवी में भी है। तो पता चला कि जब ये एग्जामिनेशन कराया जाता है तो सुबह 8 बजे जाके बैंक के लॉकर से ये पेपर निकाले जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से निकाले जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लॉकर निकाले गए पेपर। तो वहां पे मैनेजर्स जो अधिकारी थे उन्होंने कहा नहीं आप जाइए दूसरे बैंक में, वहां से भी आपको पेपर निकालने हैं। वो दूसरे बैंक से भी पेपर निकाल लाए और दूसरे बैंक का पेपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों ने एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, बच्चे एग्जाम देने लगे। बाद में पता चला ये अच्छा, उन्होंने पूछा कि भाई ये दो पेपर क्यों आ गए, पहला पेपर स्टेट बैंक से निकाला, दूसरा पेपर आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो पेपर, अच्छा बच्चों को पता ही नहीं चला कि वो दूसरे बैंक वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ा। लेकिन इस बहाने एक कुचक्र रचा गया, पैसे के माध्यम से कुचक्र रचा गया कि दूसरे बैंक से पेपर निकालेंगे, फिर बहाना बनाएंगे कि दूसरा पेपर था उसमें लेट शुरू हुआ नहीं एग्जाम, और ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अब जब ये स्कैंडल धीरे धीरे फैला तो पता चला कि बिहार के अंदर तो 50-50 लाख में पेपर बिके हैं, 50 करोड़ में यूपी से पेपर खरीदे गए हैं और करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने बनाए। बहुत बड़े गैंगस्टर्स और बल्कि मंत्रियों का नाम इसमें आ रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री अपने को बताएंगे कि साहब हम बड़े सफल शिक्षा मंत्री हैं, हमने शिक्षा के स्तर को सुधार दिया। यह है शिक्षा के स्तर को सुधारना। जैसे गृह मंत्रालय ने मणिपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुधार दिया, जैसा उदाहरण मैंने आपको दिया। जैसा रेल मंत्री वैष्णव साहब ने रेल मंत्रालय में इतना सुधार कर दिया कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि वो कहते थे हमने एक सुरक्षा कवच लगा दिया है ट्रेन के अंदर, ट्रेनें भिड़ेंगी नहीं, रुक जाएंगी। और ये हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का कारनामा है। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है और माननीय मोदी जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। माननीय मोदी जी ने मणिपुर में भी बड़ी मुश्किल से एक शब्द बोला था। देश के अंदर गर्मी की वजह से त्राही त्राही हो रही है, पानी की कमी है। और बल्कि लोग ये कह रहे हैं, दिल्ली वाले मुझसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी इसलिए कराई गई है और जानबूझ के कराई है, पाइप फट रहे हैं, उसका कारण केवल यह है, कुछ लोग चाहते हैं कि नीट से, जो नीट का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, उससे लोगों का ध्यान हट जाए और पानी की तरफ चला जाए और आम आदमी पार्टी को उसका दोषी बता दिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी को दोषी आप कैसे बता देंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने तो निर्णय ले लिया था कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ मुख्यमंत्री होगा, वही उसकी टास्क भी होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी और उसके उत्तरदायित्व भी होगा। लेकिन आपने तो एक अध्यादेश लाकर एलजी महोदय को सरकार बना दिया। अब मुख्यमंत्री सरकार कहां है, एलजी सरकार है। तो अगर दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर है उनको दोष क्यों दे रहे हैं, एलजी साहब को दोष क्यों नहीं दे रहे हैं? बिना एलजी साहब के दस्तखत के तो एक फाइल आगे नहीं मूव हो रही है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन, लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो भगवान को ये बात, जो मैं एक आस्तिक हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर इन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। आप नकारा लोगों को पदों पे इसलिए बिठा देंगे कि वो आपके खास आदमी हैं, आपके यसमैन हैं, और उनसे पूछेंगे नहीं कि ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा है इतनी खतरे में क्यों पड़ गई है, ये रेलवे व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई है, ये रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और आप इस्तीफे के बाद छोड़िए, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के 24-25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 10 साल से मैंने तो शायद ही कोई एग्जाम सुना हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें बेईमानी ना हुई हो। तो अगर देश की नई जनरेशन ये देखेगी, एक यूनिवर्सिटी आप खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, उनके माँ बाप अपने खेत बेच देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं, लोग अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। तो गरीब घर का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा जो पेपर नहीं खरीद सकता, जितनी इतनी औकात नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो 1 करोड़ में शिक्षा ग्रहण करे और डॉक्टर बन सके, तो क्या आप निकम्मे डॉक्टर हमारे देश को देना चाहते हैं?
हमारे देश में ऐसे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाते, 31, 33, 35 नंबर जिनके आते हैं, और यहाँ 720 में 720 नंबर उनको मिल जाते हैं, फिर वो एम्स में पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कल पता नहीं किसी के जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो देश के अंदर अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो और देश के प्रधान सेवक उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार ना हो, उनका सारा ध्यान इस बात पे केंद्रित हो कि कैसे सत्ता पे काबिज हुआ जाए, जनता के प्रति कोई आपका उत्तरदायित्व ना हो, उनका जवाबदेही ना हो, और कैसे आप जेडीयू को और टीडीपी को बैलेंस करें। लेकिन शुरुआत हो गई है, छगन भुजबल आने वाले हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे में, इधर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने वाली। पहले ज्वाइन कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। जिस प्रकार से भीतर घात किया है लोगों ने कांग्रेस का, 5 नहीं 8 सीटें आती। पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव था तो भी इन्होंने कुछ वोट देते समय गड़बड़ी की थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने इनको माफ किया था, जो कांग्रेस ने गलती की थी उसी समय इनको कांग्रेस से निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। रावदान सिंह के इलेक्शन में इन्होंने पूरे विरोध में काम किया। अरे जब तुम्हें काम ही बीजेपी के लिए करना है तो बीजेपी में जाओ, तुम कांग्रेस में रहते क्यों? जाओ गोडसे के साथ, तुम गांधी को छोड़ो, चूज कर लो, हर आदमी चूज कर ले कौन कौन नफरत चाहता है। हिंदू मुसलमान में नफरत चाहता है, कौन चाहता है हिंदुस्तान के अंदर एकता अखंडता रहे और देश के अंदर मोहब्बत जीते। आप गांधी और गोडसे के बीच में चुनाव कर लीजिए, लेकिन रातों रात गांधी से गोडसे की तरफ मत जाइए और गोडसे से गांधी की तरफ मत आइए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बड़ा सही कहा है, हम ये जो धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने हमको धोखा दिया है, इसमें अपनी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। छगन भुजबल को लेंगे कि नहीं लेंगे वो उद्धव ठाकरे जाने और वो जाने, छगन भुजबल जाने। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन लोगों ने मेहनत से गांधी का साथ दिया है, देश की एकता अखंडता का साथ दिया है, मोहब्बत का साथ दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का साथ दिया है, उनको एकजुट रहने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने कुछ पद लाभ के लिए या पैसे के लाभ के लिए गोडसे का साथ दिया है या नफरत का साथ दिया है और देश के अंदर हिंसा को अपनाया है और देश को तोड़ा है, उन लोगों से कोई समझौता कम से कम मैं तो नहीं करने वाला हूं। बाकी जो कर ले तो कर ले। तो क्या अच्छे लोग टीडीपी में नहीं है, जेडीयू में नहीं है, जिनको शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते, बनाया जा सके, जिन्हें गृह मंत्री बनाया जा सके, जिनको रेल मंत्रालय दिया जा सके? या जरूरी है अपने ही लोग जिसे पुरानी फाइलें ना खुल जाएं, पुराने घोटाले ना खुल जाएं, उन्हीं लोगों को पद देना आवश्यक है? ये राष्ट्रहित में हम सबका कर्तव्य है, इसके बारे में सोचें। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं, सब सोचें। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।